हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 14th में। चलिए देखते हैं आज क्या था। लेक्चर के बाद क्वेरीज लेंगे, तो जिनको सुनना होगा तो लेक्चर के बाद सुन सकते हैं। एक तो पेज वन पे था, आप देख रहे होंगे धनखड़ जो गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, उनका और सीएम जो है ममता की काफी लड़ाई चल रही है, खींचातानी चल रही है। अब से नहीं चल रही है ये, जब से स्टार्टिंग से चल रही है। जब से धनखड़ वहाँ की गवर्नर है, जब से इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, फ्रिक्शन है इनकी आपस में। तो ये हम अपना पॉइंट गवर्नर वर्सेस सीएम, कि गवर्नर कैसे एक एजेंट होता है सेंटर का और कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इफ द गवर्नर एंड द सीएम इज फ्रॉम अदर पार्टीज। हमें पता है कि गवर्नर जो होता है पार्टी बायस नहीं हो सकता है, ही हैज टू बी न्यूट्रल। बट हमें पता है, ये भी पता है कि सेंटर अपॉइंट करती है और वो अपने चहेते पे, सेंटर में जो पार्टी होती है वो अपने चहेतों को ही गवर्नर्स लगाती हैं। तो कैसे एक प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो इस पे जब देखिए, ये आपको एक रिसेंट एग्जांपल्स आया है, बेसिक्स हमने उठाने हैं फ्रॉम द पॉलिटी लक्ष्मीकांत। और उसके बाद ये हम डे टू डे का जो चलता है करंट सिनेरियो, हम उसका पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। अगर इस पे कोई अच्छा आर्टिकल आता है, आई होप कि आएगा जरूर, तब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नहीं तो आप यू जस्ट गिव एन एग्जांपल, और जो आपके बेसिक्स जो आप अपने पॉलिटी में करते हैं वही आपको व्यूज रखने होंगे। और वैसे एक जनरली गवर्नर वर्सेस सीएम के कॉन्फ्लिक्ट्स का आर्टिकल्स आते रहते हैं। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो एडिटोरियल्स में एक वो हो जाता है कि वो आते ही आता है। तो देन वी विल डिसाइड कि कैसे इसको करना है, कैसे नहीं। एक पेज वन पे था हमने, जैसे हम जेल रिफॉर्म्स का हम डेली टू डेली अपडेट्स ले रहे हैं। जैसे 14th मार्च को भी लिया था, 7th मई को भी लिया था, क्या क्या इसके वो हैं। ये फॉर्डर बन जाता है कुछ ह्यूमन राइट्स पे, उन सब पे, इस पे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जैसे एक सॉल्यूशन दिया है कि आप उनको हाउस अरेस्ट में कर सकते हैं, कन्विक्ट्स को, ताकि ओवर क्राउडिंग से बचा जाए। तो ये एक पॉइंट था। तो जहां आपने 14th मार्च में ओवर क्राउडिंग और 7th मई के लेक्चर में ओवर क्राउडिंग की बात करी है, वहां पे आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, ये चीजें क्या होता है कि आपको ना आपके आंसर्स को धीरे 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 सॉलिड बनाते रहते हैं, कंसोलिडेटेड बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के लेक्चर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। डेली टू डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं। 25, 30, 40 पॉइंट्स आपके ऐड हो चुके होते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हैं मेंस का। और आपको 40 पॉइंट्स में से अगर आपको 10 भी याद रह जाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है। उसके बाद एक पेज वन पे था, ये फॉर्डर है, जैसे मेंस के लिए ही है। इसको पीएम गरीब कल्याण योजना के बारे में उसके साथ यूज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सोसाइटी के लिए क्या कर सकता है उसके याद कर सकते हैं। 3 पिलर्स हैं हमारी डेमोक्रेसी, जैसे आपको पता है। वैसे तो आजकल 4 कहने लग गए हैं, 5 भी कहते हैं कुछ और। बट बेसिक्स जो 3 पिलर्स हुआ करते थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसमें जुडिशरी क्या रोल प्ले कर सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी या फॉर डेमोक्रेसी। उसमें हमें, आपने देखा होगा कि अभी तक हम ना ना करते भी, जब से 2 जनवरी से लेक्चर शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑन सोसाइटी में, हम लोग कम से कम नहीं तो अभी तक हम ऐसे 8 या 10 फॉर्डर पॉइंट्स इकट्ठे कर चुके हैं। वो सिर्फ उन्हीं को, अब मैं बताइए, अगर आपको डेट्स देने लगता तो बहुत सारी डेट्स आ जाती। वो यूज़ नहीं है। जो सुन सकते हैं पहले के लेक्चर्स वो सुनिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं सुन सकते तो अब से ऐड करना शुरू करिए, धीरे धीरे हमारे ऐड हो जाएंगे। कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को कि कम्युनिटी किचन्स खोली जाएं, और ताकि वो मील्स प्रोवाइड करें ट्वाइस अ डे टू द माइग्रेंट लेबर्स, जो लॉकडाउन की वजह से रुक गए हैं और कोविड-19 स्प्रेड की वजह से काम वगैरह नहीं मिल पा रहा है, वो अपना रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। तो इसको एज अ फॉर्डर आप यूज़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑन सोसाइटी हमने बहुत सारे फॉर्डर्स इकट्ठे किए हैं, 8-10 पॉइंट्स हमारे इकट्ठे हो चुके हैं। अब जो सुन सकते हैं पुराने लेक्चर्स वो सुनिए, और जो नहीं सुन सकते तो वो आगे से अब से शुरू करिए, ताकि हम पॉइंट्स इकट्ठे करते जाएं। उसके बाद एक एडिटोरियल पे इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, दोबारा वही था जो हमने कल बात करी थी। देखिए, उसके लिए आप 11th जनवरी का डिफ्लेशन डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, 19 फेब का, इनको डेली टू डेली अपडेट्स आपने चेंजेस को नहीं देखना होता है। जस्ट गो विद द बेसिक्स जो हमने 11th जनवरी 19 फेब को डिस्कस किया था। उस एडिटोरियल पे एक और था कि क्राइम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस मस्ट एंड। जैसे वो बताया थोड़ा, म्यांमार में कैसा चल रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। देखिए, इट इज़ वेरी जनरलाइज्ड वो है आर्टिकल, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था सेकंड पे, फर्स्ट पेज पे ही, एक तो ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 के बाद आईसीयू में जब ज़्यादा स्टीरॉइड्स वगैरह जा रहे हैं, या कोई एक फंगल इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को, वो है म्यूकरमाइकोसिस। तो म्यूकरमाइकोसिस आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेंस आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि देखिए, ऐसे कोविड-19 में लोगों को और भी बीमारियां हो रही हैं। तो म्यूकरमाइकोसिस आपकी जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखिएगा, इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन। और ये फंगस से होता है, जो फंगस क्या नाम है उनका, म्यूकोरमाइसीटीज। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपसे पूछ सकते हैं ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट, म्यूकोरमाइकोसिस करके। देखिए, कोविड पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि कोविड चल रहा है, तो हर चीज़ हर आदमी बहुत डिटेल में पढ़ रहा होगा, तो एक कॉमन क्वेश्चन बन जाएगा। तो म्यूकोरमाइकोसिस का आपसे पूछ सकते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है क्या है।
और उसमें 4 ऑप्शंस में होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो याद रखिएगा म्यूकरमाइकोसिस, वायरल फंक्शन इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन। कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आती हैं, कोई भी बीमारी को लेके डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इट इज़ अ बैक्टीरियल, वायरल या कि कौन-सा इन्फेक्शन है, तो यू शुड रिमेंबर दिस म्यूकरमाइकोसिस बोल्ड में लिख लेना ताकि आपको याद रहे म्यूकरमाइकोसिस इज़ अ फंगल इन्फेक्शन। उसके बाद पेज 9 पे था ओसीआई के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। ये हमने उस टाइम जब ये इश्यू आया था तो हमने 7 मार्च को डिस्कस किया था, तो आप देख सकते हैं जिनकी इच्छा हो। उसके बाद पेज 13 पे फिर इज़राइल पैलेस्टीन का था। ये हम 11th में, 12th में, 13th में के लेक्चर्स में देख चुके हैं, देखने की ज़रूरत नहीं है। एक अभी एडिटोरियल और डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। एक फ्राइडे रिव्यू में त्यागराज जी के बारे में था। थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो हम देखते हैं कि रिलीजियस उनका भी आता है क्वेश्चन प्रीलिम्स में, तो आप 29th जनवरी का लेक्चर सुन सकते हैं। एक एडिटोरियल पे देखिए, इंडिया के हेल्थ सिस्टम में था। ये नहीं है कि इसमें हेल्थ सिस्टम को लेके जो-जो प्रॉब्लम्स हैं सारी डिस्कस की गई हैं। इसमें एक पॉइंट को उठाया गया है, पहले तो जो शॉर्टफॉल ऑफ वर्कफोर्स है हमारी। तो अभी हमें क्या है कि ये नहीं है कि हम एक ही दिन में हर एक एस्पेक्ट कि हेल्थ सिस्टम में क्या-क्या प्रॉब्लम्स है डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट आज लेते हैं, फिर थोड़े दिन बाद कुछ और पॉइंट्स आएँगे, ऐसे-ऐसे करके आपके पास 3-4 पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएँगे। कभी भी ये मत सोचा करिए न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कि आपको एनालिसिस में बहुत ज़्यादा एकदम मिलेगा। ये एक एक पता है क्या एक लॉन्ग प्रोसेस होता है कि आप जब तक मेंस देने जाएँगे ना, आपके पास बड़े सारे कंसोलिडेटेड पॉइंट्स हो जाते हैं और एक-एक करके आप जब याद करते हैं ना, तो आपको वो लंबे टाइम तक याद रहते हैं। तो ये मत कभी करिए कि एक साथ में लिख लो, वो फाइनल स्टेज होगी जब आप अपने मेंस की डायरी से एक फाइनल डायरी बनाएँगे, जब आप सारे पॉइंट्स को कंसोलिडेट करके एक साथ लिखेंगे, वो तब का काम होता है। तो तब आपको अच्छा लगेगा कि आप क्योंकि जब आप इंडिविजुअली सबको इकट्ठे याद करते रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह मेमोराइज़ हो जाता है। और जब आप इकट्ठे लिख लेंगे तो आपकी रिवीजन में काम आता है, ठीक है? उसके बाद वो कह रहा है कि इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम और ये बहुत अच्छे राइटर हैं ये ये जो सोशल रिसर्च के, तो इनके पॉइंट्स को कॉन्फ्लिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सच लिखते हैं, कोई पार्टी से इंक्लाइन नहीं है, बहुत बहुत ब्यूटीफुली लिखते हैं ये हमेशा। कि इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है, हमें बहुत ज़रूरी है इसके चैलेंजेस को एड्रेस करने की, हमें अपना हेल्थ सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथेन। एक जो उसमें क्रिटिकल बिल्डिंग ब्लॉक है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। हम देख रहे हैं सीरियस शॉर्टेज है हेल्थ वर्कर्स की, स्पेशली डॉक्टर्स की। देखा जाए तो डॉक्टर पॉपुलेशन का नॉर्थ स्टेट्स में बहुत शॉर्ट है जो रिक्वायर्ड है नॉर्म, और सदर्न स्टेट्स में तेलंगाना को छोड़ के एनएफ डॉक्टर्स हैं, बट एडिक्वेट स्टाफिंग नहीं है रूरल एरियाज में। तो इसलिए हम अपना हेल्थ रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो अचीव करने में हमें ये रुकावट है। तो वो कहते हैं कि हेल्थ वर्कर्स जो क्रिटिकल आर दे आर क्रिटिकल नॉट जस्ट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ सिस्टम, बट हमें तैयार रखने के लिए भी, जैसे हमने इस पेंडेमिक में देखा कि कैसे प्रिवेंट किया जाए, डिटेक्ट किया जाए, रिस्पॉन्ड किया जाए थ्रेट्स को जो पोज करती हैं डिजीजेस, उसके लिए भी हमें हेल्थ वर्कर्स की बहुत ज़रूरत है। और कहते हैं कि हेल्थ सिस्टम को जो है वो लार्जली अनएड्रेस्ड हैं विद द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो मार्केट ओरिएंटेड है टुवर्ड्स मेडिकल एजुकेशन, वो उस वजह से हम हेल्थ सिस्टम को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। फिर एक रीसेंट एग्जांपल देंगे, इसको हाइलाइट करके लिखिएगा ताकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको पता चलेगा कि आप हर चीज़ जानते हैं। क्योंकि नीति आयोग का जो प्रपोज़ल है कि प्राइवेट एंटिटीज़ को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स टेक ओवर कर लेने दीजिए और वो उनको टीचिंग हॉस्पिटल्स बना सकता है विद 150 एमबीबीएस सीट्स। ये अट्रैक्टिव तो लगेगा, बट बहुत गलत है ये, क्योंकि अगर ऐसी पॉलिसी से हम जाएँगे तो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एजुकेशन में आ जाएगा, एनकरेज होगा और ये सीधा-सीधा जो है हेल्थ केयर प्रोविजनिंग को कॉर्पोरेटाइज़ कर देगा। हम जैसे आजकल कहते हैं ना कि यार बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स देखो, चला कौन रहे हैं? बिज़नेसमैन चला रहे हैं। तो एक इमोशनल फीलिंग्स खत्म हो चुकी है डॉक्टर्स की और एक कॉर्पोरेट सिस्टम शुरू हो चुका है। हर डॉक्टर को अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, बड़े-बड़े बिल्स बनाने हैं, तो वो सबसे ज़्यादा हिंडर करता है प्रोसेस और ये प्राइवेट सेक्टर को। उसमें वो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं वो लास्ट रिज़ॉर्ट होता है एक गरीब आदमी का। तो ये सब चेंज हो जाएगा। जो ये कॉर्पोरेटाइज़ेशन हो जाएगी, वो सारी सर्विसेज़ को बड़ा कॉस्टली बना देगी और पुअर्स को एक्सक्लूड कर देगी फ्रॉम गेटिंग केयर। और हम अगर ये बात देखें कि हम डॉक्टर्स इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, शॉर्टेजेस पूरी कर रहे हैं, अगर हम प्राइवेट वालों को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं तो ये रिज़ल्ट आपका नहीं आएगा। क्योंकि जो मेडिकल ग्रेजुएट्स भी जब ऐसे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाई करके निकलते हैं, तो वो यही कोशिश करते हैं कि उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिले, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में मिले, ना कि रूरल एरियाज़ में, क्योंकि जो उतना पैसा इतनी महँगी फ़ीस देके या इतनी महँगी सीट्स लेके वो खर्चा करते हैं, तो वो सोचते हैं कि भैया गरीब की सेवा क्या करनी, हमें भी कॉर्पोरेट सिस्टम में जाना पड़ेगा ताकि हम अपने पैसे पूरे कर सकें। तो कहते हैं कि अगर हमें सॉल्व करनी है डॉक्टर की शॉर्टेज, तो हमें एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कमिटमेंट चाहिएगी पॉलिटिकल लीडरशिप से, और मार्केट अप्रोच या रेगुलेटेड मार्केट से काम नहीं चलेगा, जो पब्लिकली फंडेड हो बट प्राइवेटली ऑपरेटेड हो।
हमें सिर्फ़ इसलिए कि ट्रेडिशनल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन करने के लिए, ये हेल्थ केयर के लिए आंसर नहीं है प्रॉपर। हमें देखना चाहिए कि मेडिकल एजुकेशन जो है पब्लिक गुड के लिए है और हमें जो अपनी पॉपुलेशन की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, डिक्रीज़ करना है डिज़ीज़ बर्डन, तो हमें इसको प्राइवेटाइज़ करने से बिल्कुल भी हल नहीं निकलेगा। दो हम सीट्स बढ़ा देंगे, बट हमने देखा है कि सीट्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जो निकलेंगे डॉक्टर्स बन के उसमें से, वो यही चाहेंगे कि हम भी फिर प्राइवेटली जाएँ, रूरल एरियाज़ में या गरीबों के लिए ना जाएँ क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इस पैंडेमिक ने हमें फिर हम लिखेंगे कि इस पैंडेमिक ने हमें अपॉर्च्युनिटी दी है कि हमें अपने मेडिकल एजुकेशन को फिर से एक पब्लिक गुड बनाना पड़ेगा। हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी मेडिकल एजुकेशन में और उसके बाद उसको प्राइवेटली नहीं छोड़ना है, हमें पब्लिकली ही रखना पड़ेगा। हम उसमें क्या कर सकते हैं कि न्यू मेडिकल कॉलेजेस खोल सकते हैं ताकि स्टूडेंट इनटेक बढ़े और हमें इक्विटेबल एक्सेस रखना होगा टू मेडिकल एजुकेशन। इक्विटेबल एक्सेस हो, ये नहीं कि जो पैसा दे रहा है उसको मिले, इक्विटेबल एक्सेस हो। दूसरा हमें ये रखना होगा कि हमें एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज करने होंगे, जो स्ट्रेंथन करेंगे हमारी एक्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज को, ताकि वहाँ पे स्टूडेंट की लर्निंग और इम्प्रूवमेंट और उसकी कैपेसिटी, सब कुछ हम बढ़ा सकें। ठीक है? अब इतना ही लिखिएगा, आपका आंसर बड़ा अच्छा लगेगा। कंक्लूजन में ये लिखिएगा, थोड़ा बाकी जो डेली टू डेली हम अपडेट्स करके इसको बढ़ाएँगे, वो हम इसको ऐड कर पाएँगे। ठीक है? अब लेते हैं क्वेरीज़। क्वेरीज़ में सर प्लीज़ स्टार्ट जीएस सीरीज़, सर प्लीज़ स्टार्ट जीएस सीरीज़, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। एक ने लिखा है, देखिए मैं आपको एक बहुत छोटी-सी बात बताता हूँ। मैंने आपको यही कहा था कि अगर आप सीरियस हैं, तो आप डे 1 से हमारे लेक्चर सुनिए, इट वुड सफाइस, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जब हम पढ़ाते हैं, फिर मैं बोलता था कि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर प्लीज़ रेफ़रेंस डेट्स दीजिए। मैंने बोला कि रेफ़रेंस डेट्स देने से कोई यूज़ नहीं होगा, जो पढ़ सकता है वो सारे लेक्चर्स पढ़िए, बट आप लोग नहीं माने, आप लोग पीछे लगे रहे, तो आपने कहा कि रेफ़रेंस डेट्स दीजिए। हम लोग सारे लेक्चर्स कई बार होता है नहीं सुन पाए हैं, तो हम एटलीस्ट जो टॉपिक्स बार-बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम उनके रेफ़रेंस लेक्चर्स देने से हम वो दोबारा सुन लेंगे अगर हमने मिस किया है तो। अब हमने देने शुरू करे हैं, तो मेरे पास एक एस्पिरेंट की कंप्लेंट आ रही है, "सर इतने सारी रेफ़रेंसेस मत दीजिए।" देखिए, दे आर नॉट कंपल्सरी। जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, मैं उनसे यही चाहूँगा कि वो डे 1 से लेक्चर सुनें। अगर वो नहीं सुन सकते हैं, अगर हम फिर हम आपको रेफ़रेंस लेके आ रहे हैं, जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, आप उनकी रेफ़रेंस डेट्स पे जा सकते हैं। अगर आप रेफ़रेंस डेट्स भी नहीं सुनना चाहते, देखिए आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, आप यूपीएससी के लिए आए हो। इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम। आप सोचें कि मैं कुछ ना करूँ और आप मैं क्या गलत नहीं बोलना चाहता, बट अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, तो आप यूपीएससी भी नहीं कर सकते। देखिए, मेहनत माँगता है ये एग्ज़ाम। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लक भी होता है, बट मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें। 70% इज़ योर हार्ड वर्क। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे। हम रेफ़रेंस डेट्स देते रहेंगे, आप जाके रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि आप नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको चाहिए वो डेट्स, ठीक है? आप एक कह रहे हैं कि नहीं चाहिए, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको चाहिए और कई स्टूडेंट्स के आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो उन्होंने स्टार्टिंग से सुनना शुरू कर दिया। अभी किसी का आया भी था कि सर मैंने पूरा जनवरी कंप्लीट कर लिया है, लेटेस्ट तो वो सुन ही रहे हैं। जनवरी कंप्लीट कर लिया है, उनका मिड फ़ेब भी कंप्लीट होने वाला है। तो इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे एस्पिरेंट्स को मैं कहता हूँ कि वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्या है उनको पता है कि हमें क्या मेहनत करनी है, क्या नहीं करनी है। उनका बल्कि मेरे पास मैसेज ये भी आया था कि सर अब मैंने जनवरी से स्टार्ट किया है, तो मैं 30th जनवरी का तक सारा सुन लिया, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये ना सुनता, तो मैं बहुत कुछ मिस कर देता। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं, अगर आप नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट रेफ़रेंस डेट सुनिए, प्रेशर मत लीजिए, धीरे-धीरे सुन लीजिए। बट अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ आपके लिए? अब एक बात देखिए, चलिए, एक छोटी-सी बात बताता हूँ मैं आपको। अब अगर आप कहते हैं कि मैं दोबारा पढ़ाऊँ, अब ये पेज 13 पे हमने इज़राइल और पैलेस्टीन का देखा। ये 11th में, 12th में, 13th में को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कई स्टूडेंट्स आप में से मेरे ख्याल से 100% ऐसे होंगे जिन्होंने तीनों लेक्चर सुने। अगर मैं दोबारा से इज़राइल, पैलेस्टीन का बताने लगूँगा, तो आप लोग इरिटेट हो जाएँगे। आप कहेंगे यार ये कल, परसों, तरसों सुन तो लिया था। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से लेक्चर सुन रहे हैं। अब मैं वो टॉपिक्स रेफ़रेंस डेट्स नहीं दूँ और दोबारा-दोबारा समझाऊँ, तो वो लोग तंग हो जाएँगे। तो उनका भी सोचिए प्लीज़। उसके बाद सर क्या एग्ज़ामिनर रियली टेक्स काउंट ऑफ वर्ड्स एंड हाउ? ऐसा कुछ नहीं होता है, 250 वर्ड्स होता है, तो ये नहीं है कि आप 250 वर्ड्स की जगह 600 वर्ड्स लिख दीजिए। बट हाँ, 280, 300, 200 टू 300 की रेंज में आप रख सकते हैं। आपका बेसिकली आंसर जो है आपके क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर देना चाहिए। उस आपकी बात एग्ज़ामिनर को समझ आनी चाहिए। मेन पॉइंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर होने चाहिए, ब्यूटीफुली प्रेज़ेंट होना चाहिए और सीधी-सीधी बात है,
आप वर्ड्स को काउंट करते नहीं बैठेंगे और एग्जामिनर ने बहुत पेपर्स चेक करने होते हैं, वो आपके वर्ड्स काउंट नहीं करेगा। लिमिटेड स्पेस होती है, उस स्पेस में आपका आंसर आना चाहिए। बहुत छोटा-छोटा नहीं लिखना है, इतना लिखना है ताकि उसको विज़िबल हो और ईज़िली ये लिखिए। अपने पॉइंट्स प्रिसाइज़ फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके पॉइंट्स कटेंगे अगर वो काउंटिंग करने बैठा। ये नहीं कि आप 250 की सिर्फ पहली बात तो स्पेस इतनी ही नहीं होती कि आप सोचें कि 250 की जगह मैं 800 वर्ड्स लिख दूँ। हाँ, 250 से आप 400 वर्ड्स तक जा सकते हो, बट इतना मत जाइएगा। बट आपको आदत होनी चाहिए कि कैसे हम शॉर्ट में सब कुछ अपनी बात रख सकें, ठीक है? वो तभी होगा जब आपके पास नॉलेज होगी उतनी, ये नहीं कि आप हर चीज़ एक्सेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद था सर 10 अक्टूबर को रीशेड्यूल हो गया है और मैंने अपनी मतलब अटेंशन नहीं दे पाया था अभी तक, तो 5 मंथ्स इज़ सफिशिएंट टू स्टार्ट अगेन। हाँ, बिल्कुल है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको 5 मंथ्स में आपको ये देखना होगा कि आप पुराना कितना कवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर 2021 के अक्टूबर में चला गया ये, पहली बात तो कांग्रेचुलेशंस जिनको अच्छी लगी ये खबर, तो हमें पर्सनली नहीं अच्छी लगती थी, हम सोचते थे एग्ज़ाम हो, ख़त्म हो। तो अगर आपने अक्टूबर में हो गया, अगर आप पिछले जनवरी से या मार्च से अप्रैल से मैक्सिमम मतलब अगर इतना तो होना ही चाहिए, जब से कवर कर सकते हैं, तो आप देखिए ये आपके ऊपर चॉइस है कि अगर आप 5 मंथ्स में इतना कवर कर सकते हैं तो। उसके बाद दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और एक आधी क्वेरीज रह गई हैं बट लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो वो हम कल या परसों में ले लेंगे, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।